अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम समझते हैं कि बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही यानी ऐसी बात है जिसके ऊपर लोगों को परेशान होना चाहिए हमारे ख्याल में। और ये मैटर ऑफ कंसर्न है, वो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो टेक्निकल हैंड रखते हैं, किसी किस्म के तरबियत याफ्ता लोग हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और पिछले एक साल में 6 लाख से जायद अफराद जो है वो जा चुकी हैं पाकिस्तान से बाहर। और अगर आप देखें पासपोर्ट के दफ्तर, अगर कोई भी किसी भी पासपोर्ट के दफ्तर जाएं तो आपकी बारी आना मुश्किल हो जाती है। इतने लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। ये सारे हाजों और उम्रे वाले तो नहीं हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ के चले जाना चाहते हैं। तो कोई वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो हमारा पढ़ा लिखा तबका इस मुल्क को, जहाँ पे उसने तालीम हासिल की, जहाँ पे वो पला बढ़ा, जहाँ पे उसके वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार सब रहते हैं, वो सारों को तो लेके नहीं जा रहा। तो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो मजबूर हो गया है ये सोचने पर कि मैं इन सब को छोड़कर और मैं एक अजनबी मुल्क में चला जाता हूँ और वहाँ एक नए सिरे से जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ करता हूँ। और जो भी मुश्किलात, जाहिर है कि नई जगह जाएंगे तो मुश्किलात आएंगी, तो उनका भी मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ। लेकिन जो है मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो इसके पीछे कोई रीजंस होंगी। इन रीजंस के ऊपर हमने जो है वो आज डिस्कशन करनी है। तो सोहेल साहब की तरफ मैं पहले आऊँगा। जी सोहेल साहब, आप इसके ऊपर क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो जा रहा है? हम्म। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये बड़ा अलमिया है यार ये। अगर सारा ही पढ़ा लिखा तबका बाहर का रुख कर लेगा तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? जहालत रह जाएगी, कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे और फिर वो कैसे गाड़ी चलाएंगे मुल्क की। तो अलमिया लम्हा फिक्रिया है और ये अलमिया तो है ही। तो इस पे बात करनी जो है वो ज़रूरी है। तो देखें जी, बात यह है कि एक तो जब तकाबली जायज़ा लेते हैं, पढ़े लिखे लोग, बच्चे ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की हम चलने वाले से बात कर लेते हैं, तो उनको कुछ गैप्स नज़र आते हैं। अब चूंकि कम्युनिकेशन बहुत हो गई, इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, तो सबको पता है, बच्चों को, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं हमारे, उनको कि बाहर के मुल्कों में उनके लिए क्या है या वहाँ के लोगों के लिए क्या है, क्या माहौल है, कौन सी सहूलतें हैं। अगर हम सिर्फ स्टूडेंटशिप के हवाले से देखें तो वहाँ पढ़ाई के क्या मौके हैं। तो वो फिर जब उसको कंपेयर करते हैं अपने मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उनको एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है कि वहाँ पे जो मौके हैं। ये सिर्फ तालीम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो गैप्स हैं, और फिर पढ़े लिखे लोगों के लिए जो रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं और रिवॉर्ड्स हैं, कि अगर आप पढ़ लें वहाँ पे और फिर पढ़ने के बाद आपको अगर वहाँ पे एक नौकरी मिल जाती है, जिसको वाइट कॉलर जॉब चले हम कह लेते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए जो होती हैं, तो उसके रिवार्ड्स को फिर वो कंपेयर भी कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ। इंफॉर्मेशन तो अब सबके साथ पास मौजूद है, हाथ में मौजूद है। तो फिर वो यही समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इस मुल्क से बाहर जाएं, क्योंकि इतनी तालीम हासिल करने के बाद जो हमें यहाँ पे उसका माहौल मिलेगा काम करने का, और जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो इनकम्पेरेबल है। इनफैक्ट वो ये समझते हैं बच्चे हमारे कि वो कंपैरिजन ही नहीं है। मैं चूंकि खुद इस का शिकार हूँ, मतलब मेरी दो बच्चे जो हैं वो इस वक्त, मतलब वो मुल्क से बाहर, एक तो ऑलरेडी मुल्क से बाहर है, एक मुल्क से बाहर बच्चा रहा, बच्ची मेरी, और वो फिर अभी वापस आई है। लेकिन उसकी जो सोच है वो यही है कि यहाँ पे जो मौके हैं एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, तो स्टूडेंट के लिए, नौजवान के लिए, तो वो जो है वो इस तरह के नहीं है कि वो, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है एज कंपेयर टू द अपॉर्चुनिटीज टू टू लर्न, टू अप्लाई
एंड द एनवायरनमेंट, वहाँ माहौल जो है एक तालीम हासिल करने के बाद काम करने के लिए, वो उसको उस कंपैरिजन में जब वो लोग देखते हैं तो जो है वो ये फैसला करते हैं कि मुल्क को छोड़कर चले जाना ही बेहतर है। इसके अलावा दीगर वजूहात भी हैं ऑब्वियसली, सारे सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर हम बात कर लेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो मुझे नज़र आता है कि एक आईटी का लड़का है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या इस तरह से जो मकबूल शोबे हैं फिलहाल, तो उनका जो रिवॉर्ड है वो उनको यहाँ नज़र नहीं आता, हमारे बच्चों को। और फिर वो माहौल भी जो है वो उनको नज़र नहीं आता। माहौल में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनकी हम आगे बात करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इट इज़ द कंपैरिजन जो स्टूडेंट्स करते हैं, बच्चे करते हैं पढ़े लिखे, तो फिर वो प्रेफर करते हैं कि वो बाहर ही जाएं। और फिर यहाँ पे ये भी है कि चूंकि यहाँ पे एडमिशन्स मिलना बाज़ औक़ात एफएससी के बाद, वो अपनी पसंद के शोबे में जाना, वो भी बच्चों को लगता है कि वो और हकीकत भी यही है कि वो अपनी पसंद के शोबे में नहीं जा सकते बच्चे, क्योंकि वो उसकी लिमिटेशंस हैं यहाँ पे काफ़ी सख्त हैं। तो वो बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है। अगर आपको एक शोबा पसंद है, अगर इवन आपके नंबर भी कम है लेकिन आप उसमें अपने डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं, यानी आपको एडमिशन मिल जाता है, और अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं कि आप उसमें आगे चल सकते हैं, तो फिर वो आप आगे, देर इज़ नो एंड, देर स्काई इज़ द लिमिट, फिर तो आप पढ़ते चले जाते हैं, अपने आप को पॉलिश करते चले जाते हैं, निखारते चले जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के हवाले से जो अगर मैं देखूं, तो ये रीजंस मुझे बड़े बड़े नज़र आते हैं। तो आगे फ़हीम साहब के जहन में भी कुछ होंगे डेफिनेटली, वो उनसे ज़रा रोशनी डलवाते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी बड़ी तेज़ हाई लक्स की रोशनी होती है। जी फ़हीम साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, और सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप दोनों का कि इस दफा आपने मुझसे आगाज नहीं किया, सुहेल साहब को पहले मौका दिया है, और मेरा ख्याल है कि हमेशा सुहेल साहब को ही पहले मौका देना चाहिए। तो आप दोनों हजरात ने जो है वो काफी इसमें चीजें वाजे तो कर दी हैं। ये एक बड़ा पुराना और खिस्सा पिटा समझ लें मौजू है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि ये जब से हमने होश संभाली है, ये तब से वैलिड है, और अब इसकी जो है वो अफादियत या इसकी एप्लीकेशन अब वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ती जा रही है। हालांकि होना ये चाहिए था कि चले शुरू में जब कौम नई है, अभी नया मुल्क है, तरक्की नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो फिर लोग जो है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें कमी क्या, बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो हो गया। सबसे पहले शकील साहब मैं आपकी तस्दीक कर दूं, पिछले एक साल में तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है वो किया है, बाहर माइग्रेट किया है, और नॉट माइग्रेट यानी छोड़ के पाकिस्तान गए हैं। और उसमें से तकरीबन 8 लाख जो है वो इसी साल 2025 में है। तो ये इसको करेक्ट कर लिया। और अभी ये, और कल अभी मैं रात को एक रील देख रहा था कि वो लाहौर एयरपोर्ट की जो वो है इमिग्रेशन जो है, वो सारी वो चौक हुई हुई है, और इमिग्रेशन की लाइन जो है जब आप एंटर हो तो जहां पे वो रैप वगैरह नहीं करते, और वो सारा कुछ, और वो पीछे वो काउंटरों तक पीछे वहां तक लाइन जो है वो लगी हुई हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि कितने लोग जो है वो जा रहे हैं। अब ये इसमें सारे वही नहीं होंगे जो मुल्क, यानी कई जो वैसे किसी उस पे तफरीह के लिए जा रहे हैं या पहले रोजगार पे कहीं काम कर रहे हैं, तो वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये एक आपको नजर आता है कि लोग जो है वो क्यों जो है वो कैसे जो है कितनी तादाद में लोग जा रहे हैं। तो इसकी वजूहत बड़ी जनरलाइज किस्म की हैं, सबको उनका बारे में मालूम है, लेकिन वही जो मैंने अर्ज की कि इस पे बजाय वक्त के साथ साथ इसमें कमी होने की बजाय इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो एक तो जो वजूहत जो वही है तकरीबन जो सुहेल साहब ने भी बता दी और कुछ कील साहब ने भी थोड़ी बहुत वाजे की। तो एक जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जो क्या उसको कहना चाहिए कि कोई चीज, कोई पॉलिसी या कोई हालात यहाँ पे स्टेबल नहीं होते। वो किसी को नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, बस अल्लाह के सहारे पे वो चल रहे हैं, और वैसे ही है। मैं एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो है हमारा एक बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों की, वो जाहिर है काश्तकारी, देहात की वजह से काश्तकारी में जो है वो
उसमें इन्वॉल्व है। तो पिछले 1-2 सालों में अगर आप देखें तो जो काश्तकारों का हाल हुआ है, यानी अब उन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी जो गंदम वगैरह जो हमारी स्टेपल कमोडिटी है वो जो भाई, तो जो उसका रेट मिला उससे जो है वो उनके वो खर्चे भी पूरे नहीं हुए। अब उन बेचारों के पास क्या ऑप्शन है कि वो बजाय यहाँ पे धक्के खाने के मेहनत करें और बाद में फिर ख्वार भी हों, उससे बेहतर है कि कोई जान जोखिम में डाल के या किसी तरह पैसे शैसे इकट्ठे करके कहीं बाहर चले जाएं। अब बाहर के वो उन्हें ख्वाब जो है वो बड़े अच्छे नजर आते हैं। अच्छा, उसकी एक और वजह जो मैं यहाँ बयान करना चाहूंगा वो ये भी है कि ये जो अब सोशल मीडिया और इसकी वजह से जो एक ग्लोबलाइजेशन है, अब वो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ वो उसकी प्रोडक्ट्स की या उसकी नहीं रह गई, अब वो उसकी इंफॉर्मेशन की भी ग्लोबलाइजेशन है। अब हर एक को पता है कि इस मुल्क में ये वो उतनी अब उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि यहाँ ये यूनिवर्सिटियों में दाखिला अवेलेबल है, यहाँ आजकल जो है फलां मुल्क में इनकी मांग बहुत ज्यादा है, उसकी वो तो उसको देख देख के वो जो है वो और भी जो है वो उसमें जो है माइल होते हैं। तो ये भी एक वजह है उसमें कि ये इंफॉर्मेशन अब इतनी अवेलेबल है और वो इतनी चार्मिंग नजर आती है। जाहिर है जवानी में बंदे को जो है वो जुस्तजू जरा ज्यादा होती है, उसको जो है शौक ज्यादा होता है एडवेंचरिज्म का। तो वो इस तरह के जो है फिर वो फैसले करता है जिसमें जो है वो जैसे बाहर जाने का है क्या, वो बड़ी अट्रैक्ट करती है चीजें कि वहाँ ये है। फिर दूसरा एक चीज जो हमारे यहाँ जो कंटिन्यूस जो है हमारा एक्सचेंज रेट जो है हमारे रुपए की जो डीवैल्यूएशन है, मुझे याद है जब मैं सऊदी अरब गया था, 1990 की बात है, तो उस वक्त सऊदी रियाल 5 रुपए 80 पैसे का था एक। तो अब जो है वो मेरा ख्याल है कोई 76-70 रुपए का ऐसे ही है, मैंने लेटली देखा नहीं, लेकिन ऐसे ही 70 से ऊपर ये 75 के पास नहीं होगा। तो आप देख लें कि तकरीबन 15 गुना जो है हमारी जो है वो डीवैल्यू हो गई है और ये कंटिन्यूस होती रहती है। मुझे याद है अच्छी तरह जब हम जॉब कर रहे होते थे, तो हम थे और इंडियंस भी होते थे हमारे कुलीग्स, तो जो है अक्सर जो है वो एक दूसरे को आके मुबारक दे रहे थे, मुबारक हो, आपका इंक्रीमेंट लग गया। तो इंक्रीमेंट क्या लगा कि वो आपका रुपया जो है वो 10% डीवैल्यू हो गया। डी वैल्यू। तो वो हम उनको मुबारक देते थे, वो हमें मुबारक देते थे। खैर अब तो मेरे ख्याल उनकी मुबारकें तो खत्म हो गई होंगी, क्योंकि उनका तो स्टेबल है, अब रुपया वही 60-65 पे है डॉलर के, और हम जो है वो तकरीबन 280 से ऊपर है अब। तो आप ये हिसाब है कि पाकिस्तान में आपके जितने भी पैसे कमाए। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और भी चीज हो गई है कि अब पूरी दुनिया में कीमतें भी तकरीबन यकसा ही हो चुकी हैं हर चीज की। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि पहले जो चीज यहाँ पे जो है सस्ती होती थी और बाहर महंगी होती थी, वो अब पता चलता है कि यहाँ भी तकरीबन वही कीमत की है। अब रुपया हमारा वीक है, सैलरीज यहाँ पे कम है, यहाँ हम वो सोच भी नहीं सकते उस चीज के बारे में। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है हमें वो होता है कि जो है आप जितना भी यहाँ कमा लें, जितना भी यहाँ कमा लें, वो इवेंचुअली आपके पास कम होता है। तो वो क्योंकि आपका वो अचानक जो है वो रुपया डिवैल्यू हो जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतों पे कोई कंट्रोल है नहीं। तो मैं एक और वाक्य आपको सुनाता हूँ। जब मैं पाकिस्तान आया सऊदी अरब से, दैट वाज 99, हाँ 1999 में आया, तो एक जो है मैंने वो एक जगह अप्लाई किया, वो उसने मुझसे सैलरी पूछी, मैंने अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करके कि इतने में मेरा गुजारा हो जाएगा, उसको कहा जितने पैसे वो जो है आप मुझे दे दें। खैर वो उन्होंने वो मान लिया, वो मुझे दे दिए। वो अब जो ही वो बजट आया, तो अचानक पता चला कि हर चीज की कीमत 10% बढ़ गई है, वैसे ही बढ़ गई है। ये नहीं कि उस वक्त रुपया भी अभी डिवैल्यू नहीं हुआ था उतना, लेकिन ये हमारे यहाँ रवायत है कि क्योंकि बजट में जो है वो सैलरीज इंक्रीज हो जानी है 10%, तो हर चीज की कीमत 10% बढ़ा दो। तो कोई चेक एंड बैलेंस, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो जिसकी वजह से कोई कंट्रोल हो, कोई वो कीमतों में कंट्रोल हो, कोई ये जो माफियाज बने हुए हैं मुख्तलिफ, उन पे कोई हाथ डाले, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो सारे उसको पब्लिक को जो है वो हरास करते रहते हैं, और ये चीजें जो एड अप होके फिर वो लोगों को मजबूर करती हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ के, मैं बहुत से केसेस आप सबने भी देखे होंगे, सब कुछ अपना बेच बाच के कर्जे लेके जो है वो बाहर चले जाते हैं कि जो है किसी तरह यहाँ से हम निकल जाएं।
तो ये ऐसा, ये बेतहाशा वजूहात हैं और सबको मालूम है, और कंटिन्यूसली जैसे मैंने अर्ज की कि जब से हमने होश संभाली है तब से होता आ रहा है, और अभी तक हो रहा है, बल्कि अब मजीद ज्यादा हो गया है। तो किसी ने ना इसकी तरफ को तवज्जो दी है और ना इसको वो जो है वो कोशिश की है इसको रोकने की, बल्कि लेटली तो सुना है अब इसको ब्रेन ड्रेन की बजाय इसको ब्रेन गेन का नाम दिया गया है। कि अब मुझे नहीं मालूम कि ये ब्रेन गेन कैसे है। जी शकील साहब, आप कुछ वजाहत करेंगे अभी कैसे ब्रेन गेन बन गया ये? हाँ, ये जो अभी आपने आखिर में बात की है ना, ये तो बिल्कुल ही उल्टी सोच हमारी हो गई है। हम इसको इस तरह से देखना शुरू हो गए हैं, यानी हमारी हुकूमतें, कि लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाके हम्म। वो डॉलर भेजेंगे, तो मुल्क के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो बढ़ जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो उस ज़र मुबादला के ज़खायर का क्या करना है, जिसके बदले में ब्रेन जा रहा है। हम्म। बात तो तब थी कि वो ब्रेन यहाँ रहता, वो कुछ हम्म। चीजें प्रोड्यूस करता, वो हम एक्सपोर्ट करते और सरे मुबादला कमाते, जो सारी दुनिया करती है। अब आप देख लीजिए कि यानी जो डॉक्टर है, एक शख्स जो डॉक्टर बनता है, पहली बात तो यह है कि जब वो एफएससी करता है या वो ए लेवल करता है, उसके बाद वो एक नहायत खौफनाक किस्म के एमडी कैट से वो गुजरता है। और उसके बाद जो है वो सारा उसका तलपट हो जाता है कि पता नहीं उसको दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब उसको दाखिला मिल जाता है तो पता चलता है कि जी, अगर तो वो किसी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में चला जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज तो जो है करोड़ करोड़ रुपए का एमबीबीएस हो रहा है। करोड़ रुपया जी तो जी। वो अगले 10-12 साल में नहीं कमा सकेगा। तो फिर क्या ऐसे होता है? ही। हाँ, फिर क्या होता है कि लोग जो है वो एमबीबीएस जो कर लेते हैं, उसके बाद भी वो यहाँ नहीं ठहरते। उनको पता है कि यहाँ पे हमें नौकरी भी नहीं मिलनी। और जो है वो जिस तरह की नौकरी मिलेगी वो प्राइवेट अस्पतालों में या किसी हर सारे अस्पताल तो आगा खान जैसे नहीं होते कि वो उनको बहुत अच्छी सैलरी देंगे। तो फिर सारे जो है वो यूएसएमएलई और जो यूके के इम्तिहानात हैं वो उनकी तैयारियां करते हैं और वो निकल जाते हैं। इंजीनियर्स का हाल भी देख लीजिए कि हम तीनों इंजीनियर हैं, लेकिन जो है अब जो एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इस तरह का इंजीनियर जो निकलता है, तो उसको बेचारे को तो 35-40 हज़ार रुपए की सैलरी ऑफर होती है। जबकि बिल्कुल। और जो इंजीनियरिंग है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में भी, जो वो तकरीबन जो है पर सेमेस्टर ये 2.5-3 लाख रुपए की गेम है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में। प्राइवेट में जो है वो तो सालाना 6 लाख से शुरू होके को 10 लाख रुपए तक जो है सालाना का ये खर्चा है। और उसके बाद तो ये तो फीस है, फिर उसके बाद उसने रहना है, उसने पढ़ना है, खाना पीना, ये सारा कुछ, तो ये बहुत ही महंगी हो गई है। उसके बाद 35,000 40,000 रुपए, तो वो क्या करेगा? वो क्यों यहाँ पे रहेगा? मतलब सवाल तो ये है कि वो यहाँ पर क्यों रहे फिर, जब उसको ये नौकरी है। और अनफॉर्चुनेटली जो चूंकि हमारे मुल्क के अंदर जो टेक्निकल वाली साइड्स हैं, चाहे वो डॉक्टरी है, यानी जो साइंस वाली साइड है, हम यूँ कह लेते हैं, जो साइंस वाले जो लोग हैं वो, उनकी सबसे पथेटिक हालत है। उनके मुकाबले में अगर आप देख लें, जिसने बीकॉम किया है, जिसने लॉ किया है, जो जो फाइनेंस से जिसका ताल्लुक है, बैंकिंग वाला है, उसके लिए फिर बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी जो लोगों के पैसों का हिसाब रखेगा उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जो पैसा कमाएगा कंट्री के लिए उस बेचारे के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी उल्टी हमारी वो समहाउ पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट्स की, और उनको कोई परवाह नहीं है कि जो है ये इसका क्या नतीजा निकलेगा। लोग जो है वो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ लोग धड़ाधड़ सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं। सीएसएस का जो पासिंग रेट है वो 1.5 से 2% है। तो अब आप सोच लीजिए कि 40,000 लोग इम्तिहान देंगे तो 2% उसमें से पास होंगे, तो बाकी के लोग क्या करेंगे फिर? तो इसलिए जो है वो यहाँ पर तो ये वाली सूरत हाल जो है ये तो मुल्क को कहीं भी नहीं लेके जाएगी। और ये सोच ही गलत है कि जनाब बाहर जो जाएगा वो भेजेगा, ज़र मुबादला भेजेगा, तो ये जो है ना, ये इससे मुल्क बड़ी तरक्की कर जाएगा। मुल्कों ने ऐसी तरक्की की होती तो अमेरिका के सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में फैले हुए होते, या जर्मनी के या जापान के, तो ऐसे तो नहीं है।
तो इस ये जो इसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जो हमारे जो कंट्री के ऊपर, सोहेल साहब इसके ऊपर आपको रोशनी डालें, इस ब्रेन ड्रेन के जो इफ़ेक्ट्स हैं आपके ख्याल में क्या होंगे? हाँ देखें, ऑब्वियसली फैक्ट्स तो फिर यही है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है ना वो यानी हमारी जो सस्टेनेंस है वो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द नॉलेज एंड द डेवलपमेंट डन बाय अदर्स। क्योंकि हमारे पास तो वो ना माहौल है ना वो लोग हैं जो कि R&D कर सकें, रिसर्च कर सकें और मुल्क के लिए कोई जो है एक कोई चीज़ डेवलप कर सकें। तो वी विल हम पैरासाइट के तौर पर रहेंगे अगर हमने कोई इस पे कदम नहीं उठाया। देखें, जो ड्रेन सिस्टम होता है वट एवर बी द ड्रेन सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट द, उसमें एक एक चीज़ होती है रिसाइकलिंग की। यानी आप अगर अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो मेरा ख्याल है कि होना ये चाहिए था और शायद कॉन्सेप्ट भी ये था कि और इस्लाम का भी शायद कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अगर इल्म हासिल करना है, कुछ सीखना है, तो उसके लिए आप सफ़र करें, आपको कहीं भी जाना पड़े आप जाएं। अगर आज की दुनिया में अमेरिका, UK या और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन चाइना है, तो अगर वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीखने की तो सीखने के लिए जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करके एक ऐसा माहौल हमारे मुल्क में होना चाहिए जो कि वो जो बच्चे गए हैं वहाँ से वो वहाँ जब सीख के आए तो उसको अप्लाई कर सकें। और वो जो डिपेंडेंसी हमने है, अब देखें ना, हम हर चीज़ दुनिया में आती है, आईफोन आता है हमारे पास आ जाता है जब दुनिया में लॉन्च होता है, हर टेक्नोलॉजी हमारे पास, गाड़ियाँ नई आ रही हैं तो वो दुनिया में लॉन्च हो रही हैं, पाकिस्तान में भी कुछ अरसे बाद अब इम्पोर्ट होके आ जाती हैं। तो आप अपना कुछ नहीं फिर आप बना सकते, यू रिमेन डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। तो अगर आपने ये इसको नहीं रोका तो एक तो वो जो जो डिज़ास्टर है वो ऑलरेडी जिसके नताइज सामने हैं वो परसिस्ट करेगी ये सिचुएशन। ऐसा ही रहेगा कि आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, पैरासाइट रहेंगे। आप अपनी चीज़ कोई डेवलप नहीं कर सकेंगे जिसके ऊपर आप फख्र कर सकें कि यार ये 100% जो है हमने डेवलप की है। और इवन आपकी सर्वाइवल भी कुछ केसेस के अंदर, अब देखें ना, ये मेडिसिन वगैरह इसके अंदर हम अभी तक ऐसी नहीं हो सके, इस उसमें नहीं आ सके कि हम 100% कह सकें कि यार हम अपनी हेल्थ में इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब भी हम बाहर की मशीनों के, एक्सरे की मशीनें हैं, मतलब डायग्नोस्टिक्स मशीन्स आप कह लें, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स जो कि काम कर रहे हैं, बाहर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये फिर हम पैरासाइट रहेंगे अगर हमें ये गुलामी, जहनी गुलामी जो है और इस तरह की एक ज़िंदगी कबूल है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज फिर बल्कि ये सिचुएशन और वर्स हो जाएगी, क्योंकि अब जिस तरह बता रहे हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं और कितना बड़ा रिस्क है। अगर गवर्नमेंट या कोई इदारा ये कह रहा है कि जी बाहर से पैसे आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन क्या वो गारंटेड है कि पैसे आएंगे जितने आ रहे हैं? वो तो किसी भी टाइम जिस मुल्क से आ रहे हैं वो कोई भी बार लगा सकता है कि नहीं जी आप इतने तो भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते, लगा देते हैं अक्सर कि जी इस तरीके से भेज सकते हैं या इतने भेज सकते हैं। तो कितने बड़े रिस्क के अंदर हम जो है वो ये जब बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा रिस्क है इसके पीछे, बगैर सोचे समझे कि आज इनफ्लो है तो कल क्या इनफ्लो होगा या नहीं होगा। तो बड़ा क्रिटिकल है जी। इसके ऊपर हमें जो प्रेशर भी मेंटेन करना चाहिए, रिवॉर्ड सिस्टम जिस तरह फहीम साहब ने बताया कि प्राइसेस अब दुनिया में एक जैसी हो रही हैं तो फिर रिवॉर्ड्स भी एक जैसे होने चाहिए। मतलब अब ये अगर कीमतें एक जैसी हैं तो फिर जाहिर है कि वो लोगों के लिए हैं तो कंज्यूमर्स के पास रिवॉर्ड्स भी उसी तरीके से होने चाहिए जो जिस हिसाब से कीमतें हो रही हैं। तो अगर आज UAE में एक सैलरी एक मिल रही है तो पाकिस्तान में भी उस इंजीनियर को या जो भी जिस पेशे से है उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए अगर कीमतें एक जैसी हैं। तो इसको जो है इस तनाजुर में हमें करना चाहिए काम। पढ़े लिखे लोग जो रह गए इधर वो प्रेशर बिल्डअप करें। ऑब्वियसली एक आपकी हुबुल वतनी का एक जज्बा होता है, वो बहरहाल होता है, उसको दबा के लोग चले जाते हैं, लेकिन वो बहरहाल रहता है आपके अंदर। आप कहीं भी चले, हम बाहर फहीम साहब भी रह के आए हैं, इसको वो करेंगे, लेकिन वो रहता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी पेट की है, वो मास्लोस थ्योरी है जो आपको बाहर लेके जा रही है कि यार
मेरी ठीक है फिजिकल नीड्स हैं, फिर मेरी सिक्योरिटी की नीड्स हैं, मेरी दूसरी नीड्स हैं इमोशनल, एवरीथिंग। तो वहाँ पे वो सब कुछ पूरी हो रही है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको इंसाफ मिल रहा है, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हो सकती है। तो वो किस तरह से हम रोक सकेंगे इन चीज़ों को, अगर हम यहाँ पे इसका अभी तक हमने बीज नहीं बोया? तो ये करना पड़ेगा सर जी, ये हमें सबको मिलजुल के, गवर्नमेंट की को भी देखना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर जो रिवॉर्ड दे रहा है जहाँ पे लोग खप रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक एक है एफर्ट जो करनी पड़ेगी। जी। फहीम अच्छा साहब के जहन में अचानक कुछ नए आइडियाज आए हैं, कुछ मुझे लग रहा है। फ़हीम साहब, एक मैं आपसे नहीं, एक बात मैं आपसे जानना और चाहूँगा, आप अपने ख्यालात के साथ इसमें इसको भी ऐड करिएगा कि एक तो है इकोनॉमिक एंगल इसका, कि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही और ये भी है। इसके कुछ सोशल या सिक्योरिटी के एंगल्स भी हैं, कि वो देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में अमन अमान है, यहाँ पर जो है वो नहीं है, कोई भी आके किसी को भी कत्ल कर दे, कोई आके आपको, पुलिस वाला आपको आके जो है ना पकड़ के ले जाए, यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, वो आप बाद में दौड़े लगाते रहेंगे, आपकी जो है 4-5 दिन थाने में गुजर जाएंगे हवालात में। तो ये इस तरह की ये भी वो फैक्टर्स हैं, इनका भी क्या आपके ख्याल में ये भी वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग जाना चाह रहे हैं? अपनी बात के एंड पे फिर इसको भी एड्रेस कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने सही इसकी निशानदेही की। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, खैर अब ये उसके, मेरा ख्याल है वो खत्म हो गया, क्योंकि कुछ मखसूस तबकात या आप कह दें कि वो एक खास मजहबी किस्म के वो लोग, उनका तो यहाँ वैसे ही जीना दोभर कर दिया गया था, तो वो मेरा ख्याल है बड़ी पहले ही छोड़ के जा चुके हैं, उनमें से शायद ही कुछ बचे हों। तो वो मेरा ख्याल है अब शायद वैलिड नहीं है अब। और जो है कुछ हैं ऐसे जो है कबाइल या ऐसे ग्रोह समझ लें, जिनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और वो उनको वो आसान नजर आता है कि वो अपनी कंफर्टेबल जिंदगी बाहर से जो है वो गुजार दें। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे वो ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे हम कर रहे हैं कि ये सारा जा रहे हैं, ये एक्चुअली ये तो पूरा पाकिस्तान जाना चाह रहा है, अगर बाकी जो नहीं जा रहे उनको मौका नहीं मिल रहा। अगर हमें मौका मिले तो मेरा ख्याल है हम तीनों भी उसी लाइन में लगे होंगे। तो इसलिए ये मुनाफिकत भी एक है कि जो है पाकिस्तान से वो तकरीबन सभी जाना चाहते हैं, तो यहाँ कोई भी वो नहीं रहना चाहता था। ये मैं एक दो चीजें जो है वो उसमें जो आपकी बातें मैं सुन रहा था, तो उसमें एक सोहेल साहब ने कहा कि जब अच्छे लोग चले जाएंगे तो क्या होगा। अब मैं चलो मिसाल देता हूँ। आपको याद है हम जब यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थे, तो श्लम्बर्जर वाले आए थे हमारे उधर यूनिवर्सिटी के, हमें वो हायर करना है, तो उन्होंने क्या किया कि वो अच्छे जो है वो जो टॉपर्स थे उनको अलग किया, फिर उन टॉपर्स में जो जरा सेहतमंद हेल्दी थे, क्योंकि उन्होंने रिक्स पे भेजना था, तो वो फिर उन्होंने अलग किया। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल थी। अब मैं अब फॉर एग्जाम्पल सुपर स्टोर से जो है वो फल खरीदने जाता हूँ, तो क्या होता है सारे अच्छे अच्छे फल जो है सेब ऊपर से उठा के मैं ले आता हूँ, फिर साथ मेरे दूसरे ले जाते हैं, फिर तीसरे, इसी तरह सारे जो है वो अच्छे अच्छे फल ले जाते हैं। आखिर में बचता क्या है? कूड़ा करकट। तो हमारे यहाँ अब यही हो रहा है कि वो सारे अच्छे अच्छे फल जो हैं वो या वो उठा के जा रहे हैं, या वो फल खुद चले जा रहे हैं कि यहाँ हमारी कोई नहीं, तो बाकी बचा क्या है? हम जैसे लोग। तो अब ये यही होना है अब हमारे। अब अगर आपको एक और चीज याद हो, पिछले जब आबादी का हमारा प्रोग्राम था, तो मैंने एक चीज पॉइंट आउट की थी कि आबादी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अभी भी टॉप, मेरा ख्याल है रोज पहले 3-4 उसमें है। और मसला ये है कि जो आबादी बढ़ रही है सारी, वो हमारे यानी लोअर मिडिल क्लास की आबादी बढ़ रही है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वाले तो एक एक दो दो बच्चे के बाद कोई वो सोचता भी नहीं है अब। तो एक तो हमारे यहाँ समझ लें कि फल की वो क्वालिटी ओवरऑल ऐसी आ रही है, और कुछ भी जो दो चार अच्छे दाने हैं वो उठा के वो बाहर चले जाते हैं। तो बाकी यहाँ पे फिर यही बचना है जो बचा हुआ है, और यही होना जो हो रहा है। अब ये किसने आके करना है? ये एक मेरा ख्याल है एक बड़ा अहम सवाल है। शायद जो है आप दोनों के पास इसका कोई जवाब हो। तो मेरा ख्याल है हमारा वक्त भी अब तकरीबन कंक्लूडिंग उस पर आ गया है, तो आप दोनों हजरात को इसका सोल्यूशन मुझे बता दें। शकील साहब कोई रूहानी सोल्यूशन बता सकते हैं? कोई रूहानी सोल्यूशन नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि गलत प्लानिंग जो पिछले हमने 60-70 वर्षों में की, और जिन बातों के ऊपर तवज्जो दी दी जानी चाहिए थी, जो सारी दुनिया में दी गई, वो हमने नहीं दी।
जिन जिन एरियाज में की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो भी नहीं दी। और हम जो है वो एक एक कंज्यूमर सोसाइटी बन गए हैं। यानी हमारा जो जीडीपी है उसका आप समझें कि तकरीबन 80% प्लस जो है वो तो हम खुद कंज्यूम कर जाते हैं। ऐसे ही। ठीक है। तो इसकी मिसाल जो है वो ये है कि मेरे पास एक भैंस है, उससे दूध निकलता है। उस दूध से मैं मक्खन बनाता हूँ, घी बनाता हूँ, दही बनाता हूँ, और उसका 80% मैं खुद ही खा पी जाता हूँ। तो एक वक्त आएगा कि कि जो है उस भैंस को चारा डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो मक्खन और घी मैं बाहर बेचूंगा तो मैं कुछ अपने बच्चों के लिए कपड़े लूंगा। तो हमारा ये हाल हो गया है। वी आर अ कंज्यूमर सोसाइटी, वी आर नॉट अ प्रोड्यूसर सोसाइटी। और क्यों नहीं है? क्योंकि जो है वो हमने उधर तवज्जो ही नहीं दी। जो लोग कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे या कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कि यार ये फजूल लोग हैं, ये इनके इनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। अभी जो सोहेल साहब ने बात की है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, हम तो कुछ भी नहीं बनाते। तो इवन जो है वो आंख का जो मोतिये का ऑपरेशन करने वाली जो छोटी सी एक मशीन है, वो भी हम जो है ना कई करोड़ों रुपए की आती है, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये या जो जिससे जो है वो आंखों का नंबर देखा जाता है कि जी ये क्या इसका इसको जिसको मायोपिया हो गया हो, वो भी हम हमसे तो कुछ भी नहीं बनता। हम खुश होते हैं कि जनाब जो है ना सियालकोट में वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। तो लेकिन जो है जिसकी सर्जरी हो रही खाने है। के 4 नए आउटलेट खुल गए हैं, हाँ। किस पर खुले होते हैं? हाँ। तो जिसकी सर्जरी हो रही है, उसको जो ऑक्सीजन लग रही है, जो उसका बीपी मेजर हो रहा है, जो या जो उसका हार्ट रेट मेजर हो रहा है, उसकी तरफ हमने कोई तवज्जो नहीं दी है। तो फिर यही होगा। तो अब, हम एक चूंकि कंज्यूमर सोसाइटी बन गए हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, ये फुटबॉल हमारी चली जाती है जनाब, हम बड़े जनाब इस पे नारे लगाते हैं, फुटबॉल चला गया, फुटबॉल चला गया। या जो है वो दो चार चीज़ें इस तरह की हमने बना ली हैं। लेकिन जो है वो एक आध चीज़ बेच के और 1 करोड़ चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं चल सकेगा, मेरा तो ख्याल ये है। तो हमें जो हमारी कंट्री के जो करता धरता हैं उनको बहुत सीरियसली इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको यहाँ कंज्यूम करना है, अगर मुल्क ने तरक्की करनी है। अगर सिर्फ डॉलर कमाने हैं तो फिर एक अलग बात है, वो भी सोहेल साहब ने उसका भी तिया पंचा वैसे कर दिया है कि अल्लाह जाने आएंगे भी डॉलर के नहीं आएंगे। अब जो हालात है जिसके ऊपर हम बात कर चुके थे पहले भी कि जी जो है वो लोग पीछे भूल जाते हैं कि यार हमारा ज़माना और था कि हमें फिक्र होती हम्म। थी कि जी जो है ना हम खुद कम खाएं तो घर ज़्यादा भेजें। अब इस तरह के हालात हम्म। भी नहीं है ना। अब वो कहते हैं हम हम्म। खुद खाएंगे, वो अपना कमाएं हमारी बला से। तो इसलिए जो है इसलिए। वो ये सारी फॉल्स होप्स हैं हमारी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।